नमस्कार दोस्तों। अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा जो रीट मेन एग्जाम होनी है दोस्तों, उसकी आज हम राजस्थान जीके की शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। राजस्थान जीके में हम सबसे पहले राजस्थान इतिहास है वो देखेंगे और आज क्लास नंबर 1 रहेगी, जिसके अंदर राजस्थान की सभ्यताओं में जो 5 सभ्यताएं आपके ली गई है, कालीबंगा, आहाड़, बेरहाट, गणेश्वर और बालाथल, ये 5 सभ्यताएं आपके सिलेबस जो न्यू सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग ये 5 सभ्यताएं हैं और इन्हीं 5 ही सभ्यताओं की आज इस क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। और अगर आपने ये क्लास देख ली तो इतना विश्वास दिलाता हूं, सभ्यताओं में से कैसा भी क्वेश्चन कैसे भी प्रकार पूछा जाए, इस जो थ्योरी है इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। प्रिंट नोट्स है वो आपको ऐप के माध्यम से मिल जाएंगे दोस्तों। सबसे पहले मित्रों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर हम बात करते हैं राजस्थान इतिहास की, तो राजस्थान इतिहास के अंदर सभ्यताओं के बाद राजस्थान के जो राजवंश है उनका संपूर्ण जो भी राजवंश जैसे राठौड़ राजवंश है, गुइल है, सिसोदिया है, चौहान है, या कच्छावा राजवंश है, या जाट राजवंश है, तो इनके बारे में हमें अध्ययन करना है, सभी राजवंशों के बारे में। फिर 1857 की क्रांति आ जाती है। उसके अलावा प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, जनजातीय आंदोलन, ये सभी है जो इनके बारे में हमारे सिलेबस में है और इनका हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। अगर इस क्लास पर आप आ गए और रीट मेन की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को देख लेना, फिर आगे वाली क्लासें आप अपने आप देखने लग जाओगे। सबसे पहला कार्य वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी क्लासें आपको जैसे आएगी प्लेलिस्ट के अंदर मिलती जाएगी, वहां से आप आगे की क्लासें देख सकते हैं। अदर जानकारी यानी सभी साथी मेरे को पता है क्लास देखने के बाद सभी का मैसेज मिलेगा कि सर ये नोट्स हमें चाहिए, तो नोट्स आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर से प्राप्त करने होंगे, वहां पर मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लासें। और आज सबसे पहले आती है हमारी कालीबंगा सभ्यता दोस्तों। कालीबंगा सभ्यता देखिए मित्रों, आराम से देखी जाए। जो कालीबंगा नाम है यह सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका? काले रंग की चूड़ियां। यह भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड में आया था 2018 के अंदर, ये काले रंग की चूड़ियां दोस्तों, शाब्दिक अर्थ इसका। यहां पर बहुत सारे साथियों के मेरे को मैसेज मिल रहे हैं कि सर हम रीट मेन की करें या सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। मित्रों जो जीके का पार्ट जोड़ा गया है वो दोनों के अंदर समान है, चाहे आप सेकंड ग्रेड की करो चाहे आप रीट की करो, समान है। तो आप दोनों की तैयारी करिए आराम से। आप अगर ये क्लास अटेंड कर रहे हैं तो ये सभ्यता है आपके टेस्ट पेपर सेकंड ग्रेड में है, तो वहां पर 4 ही सभ्यताएं, बालाथल आपको यहां पर एक्स्ट्रा मिल रही है नॉलेज के लिए दोस्तों। तो रीट की तैयारी से सेकंड ग्रेड टेस्ट पेपर आपका कंप्लीट हो रहा है। वर्ल्ड जियोग्राफी है या भारत की जियोग्राफी है वो आपको दर पढ़नी है दोस्तों। आगे देखिए, वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। जो कालीबंगा सभ्यता है वो वर्तमान में कहां पर है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर। कहां पर? हनुमानगढ़ जिले के अंदर, राजस्थान के अंदर दोस्तों। किस नदी के किनारे? गग्गर नदी के किनारे दोस्तों। प्राचीन सरस्वती जिसको कहते हैं हम, उसी के किनारे। प्राचीन सरस्वती वर्तमान में उसको गग्गर नदी के नाम से हम जानते हैं दोस्तों। खोज किसने की? 1952-53 के अंदर अमलानंद घोष ने कालीबंगा जो सभ्यता है इसकी खोज की थी दोस्तों। उत्खनन की बात हम करते हैं अगर, तो उत्खनन किया गया था 1961-62 के अंदर ब्रजवासीलाल व बालकरसन थापर के द्वारा। ब्रजवासीलाल व बालकरसन थापर के नेतृत्व में कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया गया था दोस्तों। यह एक आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता थी दोस्तों। अब देखिए ये जो है मुख्य रूप से किस काल के? कांस्य काल की है, कांस्य युगीन सभ्यता है। पहले एक बार वापस देख लीजिए इतनी जानकारी। सिंधी भाषा का शब्द है कालीबंगा और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां दोस्तों। वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है, गग्गर नदी के किनारे हैं दोस्तों। और खोज 1952-53 में अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन किसने किया था? ब्रजवासीलाल व बालकरसन थापर ने 1961 से लेकर 69 तक दोस्तों, 61 से 69 के मध्य इसका पूरा उत्खनन हुआ था दोस्तों। अब आगे चलिए मित्रों, आगे देखिए, यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी क्योंकि यहां के लोग तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाना जानते थे। यानी कि कालीबंगा है कौन से युग की सभ्यता है? यह अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। कांस्य युग का है, तांबे में टिन मिलाया जाता है तो कांसा बनता है, और यहां के जो लोग थे वो ये चीज जानते थे दोस्तों।
कालीबंगा सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का क्या था, प्रमुख स्थल। यह क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम के अंदर। कालीबंगा का जो उत्खनन का कार्य होता है मित्रों, यह 5 चरणों में हुआ। कितने चरणों के अंदर? 5 चरणों में कालीबंगा का उत्खनन हुआ। अब देखिए 5 चरणों में कैसे हुआ, देखिए यहां से प्रथम व द्वितीय चरण है हड़प्पा, यानी ये प्रथम व द्वितीय चरण है हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन के हैं। तीसरा, चौथा व 5वां चरण है यह हड़प्पा सभ्यता के समकालीन माना गया। जो 5 चरणों में इसका उत्खनन चला गया, तो उसमें प्रथम और द्वितीय चरण की हम बात करते हैं तो वो हड़प्पा से पहले का है, हड़प्पा सभ्यता से पहले का है। लेकिन तीसरा, चौथा और 5वां जो चरण है वो हड़प्पा सभ्यता के समान यानी समकालीन है दोस्तों। कालीबंगा से हमें पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा काल के क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता की हम बात करते हैं, चाहे पूर्व हो, चाहे जो हड़प्पा मुख्य हो या उत्तर हड़प्पा हो, तीनों सभ्यताओं के अवशेष कालीबंगा से देखने को मिलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता में नगर नियोजन की दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रहेगी। कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी और यहां की प्रमुख विशेषता उसका क्या था? नगर नियोजन था। कालीबंगा कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह बन सकता है दोस्तों। अब देखिए यहां पे सिंधु सभ्यता में आमतौर पर प्रत्येक शहर को 2 भागों में विभाजित किया गया था। कैसे दोस्तों? प्रत्येक भाग को, जो प्रत्येक शहर है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया था। अब देखिए यहां से ये 2 भाग कौन कौन से हैं, यहां से समझ में आ जाएंगे आपको। मैं यहां पे एक चित्र भी आपके सामने बनाने जा रहा हूं जिसे देखना आप। ये हो गया। अब देखिए यहां पर ये आपका मान लेते हैं पश्चिमी भाग। कौन सा? पश्चिमी भाग। और यह है आपका पूर्वी भाग दोस्तों। अब यह है दुर्गीकृत, ये बाहर की ओर में जो बना रहा हूं ना, ये क्या है? इसको दुर्गीकृत किया हुआ है। अब देखिए आराम से, पश्चिमी भाग 2 भागों में बांटा था ना नगर को। पहला भाग है पश्चिमी भाग। यह भाग ऊंचाई पर स्थित था। कौन सा भाग? पश्चिमी भाग। यानी कि जो ये आपका भाग है ना, ये भाग ये ऊंचाई पर स्थित था दोस्तों, ऊंचाई पर स्थित था। यहां के मकान पक्की ईंटों के बने हुए थे, कच्ची ईंटों के नहीं, पक्की ईंटों के मकान थे यहां पर। इसे दुर्ग टीला या गढ़ी क्षेत्र कहते हैं। इसी को कहा जाता है दुर्ग टीला या गढ़ी क्षेत्र दोस्तों, जो ऊंचाई पर स्थित है और पश्चिमी भाग है दोस्तों। दूसरा है पूर्वी भाग। यहां पर कुलीन या अभिजात वर्ग का क्या था? निवास स्थान। जो श्रेष्ठ वर्ग था उसका निवास स्थान था पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग की जब हम बात करते हैं मित्रों, तो यह भाग धरातल पर स्थित था। कहां पर? धरातल पर। यह भाग जो ये है ना, ये भाग धरातल पर है। यहां के मकान कच्ची ईंटों के बने होते थे। मकान किन ईंटों के बने हुए हैं? कच्ची ईंटों के बने हुए हैं दोस्तों। इसे नगर टीला यानी निचला शहर कहा जाता था। तो ये रहा आपका नगर टीला दोस्तों। ये जनसामान्य का आवास था, यानी जनता का आवास स्थान था। और ये चारों ओर है ना, ये देखिए ये मैंने बनाई है यहां पर। ये क्या थी? 4 दीवारी थी। क्या थी? 4 दीवारी, जिसको हम परकोटा बोलते हैं, दुर्गीकृत बोलते हैं या किलेबंदी बोलते हैं, वो दोस्तों। आ गया समझ में यहां से आपको? तो जो नगर नियोजन की अगर हम बात करते हैं, 2 भागों में बांटा गया था। एक ऊंचाई पर था, एक नीचे धरातल पर स्थित था। ऊंचाई का मतलब टीले पर स्थित था दोस्तों, वो समझ गए यहां से। अब आगे चलिए, एक नाम आ जाता है यहां पर, दीनहीन बस्ती। क्या होती है ये दीनहीन बस्ती? क्या होती है? तो देखिए, कालीबंगा में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समान नगर योजना थी, परंतु मोहनजोदड़ो के विपरीत कालीबंगा के घर कच्ची ईंटों के बने थे। कालीबंगा में जो आपका दुर्ग टीला या गढ़ी क्षेत्र यानी पश्चिमी भाग है, ऊंचाई वाला भाग है, वहां पर ही पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। जो नीचे वाला नगर टीला निचला शहर है, वो धरातल पर स्थित है, वहां पर कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है दोस्तों। जबकि मोहनजोदड़ो में हम जाते हैं तो वहां पर पक्की ईंटों का हर जगह प्रयोग किया गया दोस्तों। अब देखिए, यहां स्पष्ट जल निकासी प्रणाली का अभाव था तथा कालीबंगा से लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई है। और यह क्वेश्चन बहुत बार आया है, कालीबंगा में बनी या सीधा कि लकड़ी की नालियां किस सभ्यता में अवशेष के रूप में मिली? कालीबंगा के अंदर। इस आधार पर कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की दीनहीन बस्ती कहा जाता है। बात किसकी कर रहे हैं हम? सिंधु सभ्यता की। यहां पर देखिए नालियां हैं लकड़ी की, जबकि कच्ची ईंटों के मकान बने हुए हैं। और जो मकान भी बने हुए हैं ना, वो उनकी छत घास फूस से बनी हुई है।
इस वजह से दीनहीन बस्ती इसको कहा जाता है दोस्तों। सिंधु सभ्यता में आमतौर पर दुर्ग टीला यानी दुर्गीकृत था। सिंधु सभ्यता की, यह कालीबंगा की बात नहीं हो रही है, सिंधु सभ्यता की बात हो रही है। सिंधु सभ्यता है ना, उसका जो ऊपरी भाग है या दुर्ग टीला या गढ़ी क्षेत्र है, वही आपको सिंधु सभ्यता में क्या मिलेगा, दुर्गीकृत मिलेगा। परंतु नगर टीला दुर्गीकृत नहीं होता था, परंतु अपराध स्वरूप कालीबंगा में दुर्ग टीला व नगर टीला दोनों क्या के थे, दुर्गीकृत थे दोस्तों। अपवाद स्वरूप है, यहां पर अपराध नहीं, अपवाद स्वरूप, समझ गए। तो यहां पे कालीबंगा में दोनों के दोनों, चाहे आप दुर्ग टीला की बात करो चाहे आप नगर टीला की बात करो, दोनों के दोनों क्या है, दुर्गीकृत आपको मिलेंगे। बाकी जो भी सिंधु घाटी सभ्यताएं हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो दुर्ग टीला है, जो ऊपर का भाग है, धरातल से ऊपर वाला भाग, वो ही आपको दुर्गीकृत मिलेगा दोस्तों। अब बात करते हैं कालीबंगा में सामाजिक जीवन की। तो देखिए, सामाजिक जीवन, कालीबंगा की खुदाई में मातृ देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली, लेकिन सिंधु सभ्यता के अन्य स्थलों से मातृ देवी की सर्वाधिक मूर्तियां मिली है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि कालीबंगा का समाज भी मातृ सत्तात्मक था। कहने का मतलब, जब कालीबंगा की खोज हुई, तो जब खोज हुई, खोज होने के बाद में जब यहां पर खुदाई की गई, उत्खनन किया गया, तो यहां पर एक भी मातृ मूर्ति नहीं मिली दोस्तों। मातृ देवी की मूर्ति यहां पर देखने को नहीं मिली। लेकिन जैसे हम बात करते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उनकी जब खुदाई की गई, यानी सिंधु सभ्यताएं जो अन्य जगह हैं उनकी हम खोज करते हैं, उनकी हमने खोज करके वहां से खुदाई की, उत्खनन किया, तो वहां से हमें हर जगह से बहुत अधिक मात्रा में मातृ देवी की क्या मिली, मूर्तियां मिली दोस्तों। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि जो कालीबंगा है वो भी कैसी है, मातृ सत्तात्मक थी दोस्तों। आगे देखिए, कालीबंगा के लोग शांति प्रिय थे। यहां के लोग शाकाहारी व मांसाहारी क्या थे, दोनों प्रकार के होते थे दोस्तों। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं अंतिम संस्कार की। देखिए, कालीबंगा में शवों की अंत्येष्टि यानी शवादान की 3 प्रकार की विधियां प्रचलित थी। एक तो था पूर्ण समाधिकरण, पूरा का पूरा समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण, पूरे के पूरे जो समाधि दी जाती है, पूरे की पूरी समाधि। दूसरा था आंशिक समाधि, आधा समाधि यानी आधा जला दिया जाए और फिर बाकी शरीर को फेंक दिया जाए नदी नालों में या बाहर, जिससे बाहर जो है उड़ने वाले पक्षी है या कोई जानवर है वो उसको खा सके। एक था दाह संस्कार, जिसके अंदर संपूर्ण दाह संस्कार होता था, जलाया जाता था। तो इस 3 प्रकार का कालीबंगा में शवादान की जो विधियां हैं वो प्रचलित हो दोस्तों। कालीबंगा से युगल शवादान के भी साक्ष्य भी मिलते हैं। कालीबंगा से क्या मिलते हैं, युगल यानी साथ में शवादान, साथ में शवादान के साक्ष्य भी मिलते हैं दोस्तों। कालीबंगा से प्रतीकात्मक शवादान के भी साक्ष्य मिलते हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रतीकात्मक शवादान के साक्ष्य कहां से मिले, कालीबंगा सभ्यता से दोस्तों। तो ये थी हमारी कालीबंगा के बारे में नॉर्मल जानकारी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है अब दोस्तों, बात करते हैं कालीबंगा से हमें अवशेषों के रूप में क्या क्या मिला दोस्तों। तो देखिए, जूते हुए खेत के साक्ष्य पूर्व हड़प्पा कालीन के लगभग इनको माना जाता है कि जूते हुए जो खेत के साक्ष्य मिले हैं ये पूर्व हड़प्पा कालीन के लगभग समकालीन है दोस्तों। दूसरी बात, कालीबंगा के लोग एक साथ 2 फसलें बोना जानते थे, एक साथ 2 फसलें ये बोना जानते थे दोस्तों। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर कालीबंगा की खुदाई में मिली है। ऊंट की अस्थियां मिली है। एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र, अब खोपड़ी में 6 छिद्र किए हुए मतलब उस समय भी शल्य चिकित्सा की जाती थी। ये क्या है, शल्य चिकित्सा का प्रमाण है दोस्तों। भूकंप के साक्ष्य, और भूकंप के साक्ष्य जो मिले हैं उन्हीं के आधार पर कहा जाता है कि कालीबंगा है उसका जो अंत है वो भूकंप से ही हुआ है दोस्तों। पशु बलि के साक्ष्य यहां से मिले कि पशुओं की बलियां यहां पर दी जाती थी। लकड़ी की नालियां जो हमने नगर नियोजन में देख लिया या दीनहीन बस्ती में देख लिया, नगर नियोजन या दीनहीन बस्ती में, कि यहां पर जो नालियां थी वो किन की बनी हुई थी, लकड़ी की बनी हुई होती थी। तो देखिए, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, एक साथ 2 फसलें बोना जानते थे। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर यहां से मिली है। ऊंट की अस्थियां यहां से मिली है। एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र शल्य चिकित्सा के प्रमाण यहां से मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य यहां से मिले हैं।
पशु बलि के साक्ष्य यहां से मिले हैं, लकड़ी की नालियां यहां से मिली है दोस्तों। आगे देखिए, फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग करते थे। ये फर्श के अंदर जो अलंकृत ईंटें होती है उनका ये प्रयोग करते थे दोस्तों। 7 हवन कुंड, अग्निवेदियां या यज्ञ वेदियां, 7 हवन कुंड। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में, जो 7 हवन कुंड वाला है राजस्थान में अलग अलग भर्तियों में आ चुका है ये प्रश्न, और इंपॉर्टेंट भी है। आगे देखिए, सांड की जुड़वा पैर वाली विशिष्ट प्रकार की मिट्टी की मूर्ति यानी मृण मूर्ति यहां से प्राप्त हुई है, और तांबे की वृषभ की मूर्ति भी यहां से प्राप्त हुई है दोस्तों। तो ये जो है आपको अवशेष के रूप में कालीबंगा से मिले। अब कालीबंगा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रख देता हूं। कालीबंगा से किसी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, यहां पर एक भी मंदिर नहीं मिला है, ना मंदिर का कोई साक्ष्य हमें यहां से दृष्टिगत होता है दोस्तों। कालीबंगा के लोग सेंधव लिपि का प्रयोग करते थे, जिसे भाव चित्रात्मक, बुस्ट्रोफेदन या गोमूत्राक्षर लिपि कहा गया है दोस्तों। कालीबंगा के लोग कौन सी लिपि का? सेंधव लिपि का प्रयोग करते थे। और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। भाव चित्रात्मक, बुस्ट्रोफेदन या गोमूत्राक्षर लिपि है, इसी को कहा जाता है दोस्तों। इसकी विशेषता क्या है? यह लिपि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती है। पहले चलेगी दाएं से बाएं की ओर, फिर चलेगी बाएं से दाएं। जैसे हम लिखते हैं ना, हम इधर गए वापस यहां आते हैं, यह लिपि चलती है तो जैसे यहां से शुरू हुई इस प्रकार चलती जाती है ये। आगे देखिए मित्रों, नेक्स्ट है, इस लिपि में 400 के करीब चित्राक्षर है। 400 के आसपास इसके अंदर क्या है? चित्तर अक्षर है दोस्तों। कालीबंगा के लोग मापतोल से परिचित थे, और जो मापतोल की इकाई थी वो 16 के अनुपात में थी। 16 के अनुपात में मापतोल की इकाई को कालीबंगा के लोग यूज करते थे दोस्तों। वस्तु है, जो व्यापार है वो वस्तु विनिमय होता था। वस्तु दीजिए वस्तु लीजिए, ये नहीं है कि आज की तरह रुपये दीजिए रुपये और वस्तु लीजिए। वस्तु विनिमय मतलब आपको कोई वस्तु चाहिए तो आप अगले के पास जाइए, उसको अपनी तरफ से कोई वस्तु दे दीजिए जो उसको आवश्यकता है, और उसकी वस्तु आप लेकर आ सकते थे दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, कालीबंगा के लोग हैं जो लोहे से परिचित नहीं थे, यानी लोहा नहीं जानते थे लोहे के बारे में। ये लोग घोड़े से भी परिचित नहीं थे, घोड़े के बारे में भी ये नहीं जानते थे दोस्तों। कालीबंगा के लोग बैल, गाय, भेड़, बकरी आदि से परिचित थे। बैल, गाय, भेड़, बकरी, इनसे ये सभी परिचित थे दोस्तों। कुबड़ वाला बैल इस सभ्यता में विशेष महत्व रखता है। कुबड़ वाला बैल इस सभ्यता में विशेष महत्व रखता है। गाय की कोई आकृति युक्त मूर्ति यहां से नहीं मिली है। कोई भी आकृति युक्त मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति या पत्थर की मूर्ति यहां से नहीं मिलती है दोस्तों। मुख्य खाद्यान्न की अगर हम बात करें तो गेहूं और जौ दोस्तों। ये लोग चावल, बाजरा, सरसों, कपास आदि से भी क्या थे? परिचित थे। अब देखिए मित्रों, यहां से इंपॉर्टेंट चीज, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा, जो क्वेश्चन 2021 में भी 2 बार आ चुका है आपके लिए। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को किसने कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर इस सभ्यता का काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया दोस्तों। यह थी आपकी कालीबंगा सभ्यता। सिर्फ एक सभ्यता हुई, अभी 4 सभ्यताएं और पढ़नी हमें। तो यह पहली सभ्यता थी। आपका कमेंट यहां से आ जाना चाहिए। इस सभ्यता से आपको पता तो यह चल गया कि हम तैयारी किस प्रकार करने वाले हैं। कोई क्वेश्चन छूट सकता है क्या? हमारा नहीं छूट सकता है दोस्तों। आप बहुत बड़ी बड़ी क्लासें अटेंड करते हैं, बहुत अधिक ज्ञान करते हैं, सभ्यताएं आपको 4-4 घंटे में पढ़ाई जाती है। यहां पर मात्र जो समय लगने वाला है इस वीडियो के एंड में बता दूंगा मैं, उतना समय आपको लगेगा, लेकिन जानकारी वो मिल जाएगी जिससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो अब तक एग्जाम हुए 2021-22 में, उनमें हमारा निचोड़ आप देख सकते हैं दोस्तों। अब चलिए दूसरी सभ्यता की ओर हम आती है। दूसरी सभ्यता आहड़ सभ्यता। आहड़ है उदयपुर जिले में। कहां पर है? उदयपुर जिले के अंदर। आयड या जिसको हम बेड़च कहते हैं, बेड़च नदी के किनारे दोस्तों। आहड़ सभ्यता बनास नदी घाटी की सभ्यता, और यह क्वेश्चन आया हुआ है निम्न में से बनास नदी घाटी की सभ्यता है आहड़ दोस्तों। आहड़ ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है दोस्तों। तांबे का भी प्रयोग जानते थे और पाषाण का भी उस समय प्रयोग करते थे।
आड़ को स्थानीय भाषा में धूलकोट कहा जाता है। आड़ है उसको स्थानीय भाषा में, स्थानीय लोग स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं? धूलकोट कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब देखिए बात कर लेते हैं खोज की। 1953 के अंदर अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा इसकी क्या किया गया? खोज इसकी की गई। इसके पश्चात रतन चंद्र अग्रवाल है, हंसमुख धीरज सांकलिया है, एच.डी. सांकलिया, वीरेंद्र नाथ मिश्र ने यहां पर क्या किया? उत्खनन किया दोस्तों। 10वीं 11वीं शताब्दी में इसे आगाटपुर दुर्ग कहा गया। वापस देख ले एक बार, यहां से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं बता दूंगा। आड़ सभ्यता उदयपुर में किस नदी के किनारे? आयड़ या बेडस नदी के किनारे। इसे ही बनास नदी घाटी की सभ्यता कहा जाता है। ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है ये। स्थानीय भाषा में या स्थानीय लोग इसको धूलकोट के नाम से जानते हैं। खोज किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास ने की। कब? 1953 में। उत्खनन किया रतन चंद्र अग्रवाल, हंसमुख एच.डी. सांकलिया, वीरेंद्र नाथ मिश्र ने दोस्तों। और 10वीं और 11वीं शताब्दी की जब हम बात करते हैं तो उस समय इसे आगाटपुर दुर्ग के नाम से जाना जाता था। आगाटपुर दुर्ग के नाम से दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। आहड़ से तांबा गलाने की भट्टियां, तांबे के औजार, तांबे के आभूषण प्रचुर मात्रा में मिले। इसीलिए प्राचीन शिलालेखों में ताम्रवती नगरी कहा गया है। अब देखिए यहां पर ताम्रवती नगरी आहड़ को कहा जाता है, गणेश्वर को मत कर देना। ताम्रवती सभ्यताओं की जननी गणेश्वर को कहा जाता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में गणेश्वर भी है ना मित्रों, ये याद रखना है। तो देख लीजिए जो आहड़ है वहां से तांबा गलाने की भट्टियां हैं, तांबे के औजार है, तांबे के आभूषण है, ये प्रचुर मात्रा में मिले हैं दोस्तों। इसी वजह से इसको ताम्रवती नगरी कहा गया दोस्तों। ये ग्रामीण सभ्यता थी और पशुपालन यहां का क्या था? मुख्य व्यवसाय था। ये कालीबंगा की तरह नगरीय यानी शहरी व्यवस्था नहीं थी यहां पर, यह ग्रामीण व्यवस्था थी दोस्तों, ग्रामीण सभ्यता थी। पशुपालन आहड़ का मुख्य व्यवसाय था दोस्तों। प्रमुख उद्योग में यहां पर तांबा गलाने का उद्योग था, यानी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार यहां पर क्या था? तांबा गलाने का उद्योग दोस्तों। अब देखिए आहड़ से तांबा गलाने की भट्टियां मिली है, तांबे की कुल्हाड़ियां मिली है और औजार प्रचुर मात्रा में मिले हैं दोस्तों। आहड़ से पत्थरों के आभूषण सर्वाधिक मात्रा में मिले हैं। सर्वाधिक मात्रा में जो पत्थरों के पाषाणों के जो आभूषण है वो आहड़ सभ्यता से मिले हैं दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, एक बार इसको वापस देख लीजिए कि आहड़ जो सभ्यता है वहां से तांबा गलाने की भट्टियां, तांबे के औजार, तांबे के आभूषण प्रचुर मात्रा मिले, इसी वजह से इसको ताम्रवती नगरी कहा जाता है। आहड़ सभ्यता ग्रामीण सभ्यता और पशुपालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय था। अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार की हम बात करते हैं तो वो है प्रमुख उद्योग वहां का तांबा गलाने का उद्योग दोस्तों। आहड़ से तांबा गलाने की भट्टियां हैं, तांबे की कुल्हाड़ियां हैं, जो औजार है ये मिले हैं दोस्तों। और आहड़ से पत्थरों के आभूषण सर्वाधिक मात्रा में मिले हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये रही आपके लिए, आहड़ के लोग लाल, काले, भूरे रंग के मृद भांड काम में लेते थे, जिन्हें उल्टी तपाई शैली में पकाया जाता था। यहां से देख लीजिए इंपॉर्टेंट है ये, आहड़ के लोग किस प्रकार के, किस रंग के मृद भांड काम में ले रहे हैं? लाल, काले और भूरे दोस्तों। और पकाया किस थैली में जाता था इनको? उल्टी तपाई शैली में दोस्तों। यहां के निवासियों के मकान पक्की ईंटों से बने थे। मकानों की छतें घास फूस व बलियों से बनाई जाती थी। अधिकांश मकान आयताकार होते थे और मकानों के अंदर अनाज पीसने की चक्कियां मिली है दोस्तों। देखिए पहले बात, मकान आहड़ सभ्यता के पक्की ईंटों से हैं, लेकिन छत है वो घास की है दोस्तों। जो बलियां होती है ना, लंबी लंबी लकड़ी की बलियां, उनके द्वारा घास फूस के द्वारा छतें बनाई जाती थी, जबकि दीवारें पक्की ईंटों की होती थी दोस्तों। मकान है वो आयताकार होते थे। आज भी हम आयताकार ही मकान बनाते हैं ना, इस प्रकार के मकान आयताकार मकान होते थे। और मकानों के अंदर मिली है अनाज पीसने की चक्कियां। समझ गए? यहां पे एक मकान से 6 बड़े चूल्हे मिले जो सामूहिक भोजन व्यवस्था व संयुक्त परिवार प्रथा पर प्रकाश डालते हैं। अब यह आपका घर है और इसी में ये 6 चूल्हे आपको मिल गए, मतलब यहां पर एक सामूहिक परिवार रहता था या एक संयुक्त परिवार रहता था, तभी तो 6 चूल्हे काम में लिए जाते थे दोस्तों। यहां से 6 यूनानी मुद्राएं और 3 यूनानी मुहरें हैं जो यहां से क्या हुई है? मिली है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं।
अब देखिए जो 6 यूनानी मुद्राएं, जो यूनानी मुद्राएं मिली है यहां से और मोहरें मिली है, उनके बारे में देखिए। एक यूनानी मुद्रा पर एक और त्रिशूल है तो दूसरी ओर अपोलो देवता का चित्र अंकित है। तो यही क्वेश्चन आया था एग्जाम में। कहां से मिली मोहर पर या मुद्रा पर एक और अपोलो देवता का चित्र अंकित है, जो तीर व तरकस लिए हुए, आहड़ सभ्यता से। जो अपोलो देवता का चित्र है वो तीर व तरकस लिए हुए हैं दोस्तों। इस पर यूनानी भाषा में लेख भी उत्तीर्ण है। यहां से बिना अत्ते का जलपात्र मिला है। जो जलपात्र है, जल पीने वाला, जल पिलाने के लिए जो जल हम यूज करते हैं, जल पीने या किसी को पिलाने के लिए, उसके अत्ता ना हो, पकड़ने की जगह ना हो उसके, वो बिना अत्ते का होता है। और ये जो विशेषता है ना, ये ईरान की है। अब इससे स्पष्ट क्या होता है, ईरान की विशेषता यहां पर क्यों मिल रही है? इससे इतना स्पष्ट है कि उस काल का व्यापार विदेशों तक प्रचलित था, व्यापार विदेशों तक होता था दोस्तों। यहां से अनाज रखने के बड़े बड़े मृदभांड मिले, जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता था। बड़े बड़े मृदभांड, बड़े बड़े अनाज रखने के जो मृदभांड मिले हैं, उनको गोरे व कोठे कहा जाता था। बेल की मिट्टी की मूर्ति मिली है, जिसे बनासियन बुल कहा गया। और यह क्वेश्चन भी आया हुआ है। बेल की मिट्टी की जो मूर्ति मिली है, उसको बनासियन बुल कहा गया दोस्तों। यहां के लोग चावल से परिचित थे। किससे? चावल से यहां के लोग परिचित थे दोस्तों। अब बात करते हैं समय की दोस्तों। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आर्य सभ्यता का काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। अर्थात आज से 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है आहड़ सभ्यता दोस्तों। और एच.डी. सांकलिया ने आहड़ को बनास संस्कृति कहा है। आहड़ को क्या कहा है? बनास संस्कृति एच.डी. सांकलिया ने कहा है। बनास नदी घाटी की सभ्यता कहा गया ना आहड़ को, इसी वजह से दोस्तों। कालीबंगा, आहड़, और अब तीसरी हमारी जो सभ्यता आ रही है, वो आ रही है गणेश्वर सिक्कर वाली दोस्तों। देखिए गणेश्वर सभ्यता सिक्कर जिले में नीमका थाना तहसील में है। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे। सिक्कर जिले का नीमका थाना और कांतली नदी का किनारा। खोज 1972 से लेकर 76 में रतन चंद्र अग्रवाल ने की दोस्तों। उत्खनन की हम बात करते हैं तो 1977-78 में वीरेंद्र नाथ मिश्र और विजय कुमार अग्रवाल ने यहां पर उत्खनन का कार्य किया दोस्तों। गणेश्वर से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले। जो गणेश्वर सभ्यता है हमारी, यहां से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले। तांबे की संबंधित है ये। यहां मिले अवशेष ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन है, सबसे पुराने हैं। इसीलिए गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं या कहा जाता है दोस्तों। गणेश्वर सभ्यता सिक्कर जिले के नीमका थाना तहसील में कांतली नदी के किनारे। खोज 1972 से 76 में रतन चंद्र अग्रवाल ने की। उत्खनन 77-78 में वीरेंद्र नाथ मिश्र और विजय कुमार अग्रवाल ने किया। गणेश्वर है, जो भी यहाँ पर हमें अवशेष मिले वो सभी ताम्रयुगीन के हैं, यानी कि ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष हैं। दूसरी बात, जो यहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यता या सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं, उनको अगर हम देखते हैं तो वो सबसे प्राचीन है। जो भी ताम्रवती सभ्यताएं हैं उनमें सबसे प्राचीन अवशेष यहाँ से मिले हैं तांबे के दोस्तों। इसी वजह से इसको ताम्रयुगीन जो सभ्यताएं हैं या ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी इसको कहा जाता है। आगे देखिए मित्रों, गणेश्वर से उत्खनन में अनेक ताम्र आयुध व ताम्र उपकरण मिले, जिनमें मछली पकड़ने का कांटा, कुल्हाड़ी, तीर, बाणाग्र, भाले, तांबे के आभूषण, ये प्रमुख। बाणाग्र, बाण के जो आगे का भाग नहीं होता है कि इस प्रकार वाला ये भाग। तो देख लीजिए, यहां से देखिए मछली पकड़ने का कांटा मिला है, कुल्हाड़ी मिली है, तीर मिला है, बाणाग्र मिले हैं, भाले मिले हैं और आभूषण भी मिले। और ये सभी के सभी किसके हैं? तांबे के बने हुए हैं दोस्तों। तांबे के इन उपकरणों में सर्वाधिक शुद्धता पाई गई। आपको बहुत जगह 90% भी मिलता है और बहुत जगह 99% भी मिलता है, लेकिन 99% शुद्धता इनमें पाई गई। गणेश्वर के मकान पत्थरों के बने होते थे। गणेश्वर में मकान हो, चाहे जो यहां पर बांध है वो भी किससे बने हुए? पत्थरों से। बाढ़ से बचने के लिए यहां के पत्थरों के बांध बने थे। तो मकान और बांध दोनों पत्थरों के बने हुए
थे दोस्तों। डीपी अग्रवाल ने कार्बन डेटिंग पद्धति से इस सभ्यता की तिथि 2800 ईसा पूर्व निर्धारित की है, अर्थात गणेश्वर सिंधु सभ्यता से पूर्व की सभ्यता है दोस्तों। अब देखिए मित्रों, गणेश्वर यहां पे देखिए गणेश्वर से है, यहां पे सिंह नहीं है, गणेश्वर से कपीश्वरणी मृदभांड मिले। और यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है। कपीश्वरणी मृदभांड गणेश्वर से। गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर कहा गया है, और यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पुरातत्व का पुष्कर गणेश्वर को कहा जाता है। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहा गया है दोस्तों। यह हो गई आपकी कालीबंगा, आड़ और गणेश्वर सभ्यता। अगली चौथी जो हमारी सभ्यता आ रही है वो आ रही है बैराट सभ्यता। देखिए कहां पर, जयपुर जिले में बाणगंगा, जिसको हम अर्जुन की गंगा कहते हैं, उस नदी के किनारे दोस्तों। बाणगंगा या अर्जुन की गंगा नदी के किनारे जयपुर जिले में बैराट सभ्यता है दोस्तों। बैराट का प्राचीन नाम विराटनगर था। यहां पे विराट नहीं, बैराट का प्राचीन नाम क्या था? विराटनगर था दोस्तों। और यह मत्स्य महाजनपद की क्या थी? राजधानी था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यह आपके लिए। मत्स्य महाजनपद की राजधानी बैराट यानी विराटनगर था दोस्तों। बैराट है जो एक लोह युगीन सभ्यता। बैराट कैसी है? एक लोह युगीन सभ्यता है दोस्तों। खोज किसने की? 1936-37 में दयाराम साहनी ने। किसने की? दयाराम साहनी ने दोस्तों। दयाराम साहनी ने बैराट में बीजक की पहाड़ी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी आदि स्थानों का उत्खनन भी करवाया दोस्तों। लेकिन वो सफलता जिसकी आशा उसने की, वो सफलता यहां पर नहीं मिल सकी। 1937 के अंदर कैप्टन बर्ड यहां पर क्या कर रहे थे? उत्खनन। तो उनको क्या मिला था? बाबरू शिलालेख। कब? 1837 में। 1900 नहीं, 1837 के अंदर। उसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे दोस्तों। तो बैराट सभ्यता जयपुर जिले में बाणगंगा या अर्जुन की गंगा नदी के किनारे है। और बैराट का प्राचीन नाम विराटनगर था जो मत्स्य महाजनपद की राजधानी था। लोह युगीन ये सभ्यता है। खोज 1936-37 में दयाराम साहनी ने की। और दयाराम साहनी ने जो बीजक की पहाड़ी है या भीम डूंगरी है, महादेव डूंगरी, यहां पर उत्खनन भी किया दोस्तों। आगे देखिए 1962-63 में नीलरतन बनर्जी व कैलाश नाथ दीक्षित ने बैराट का पुनः उत्खनन करवाया 1962-63 के अंदर। अब देखिए बैराट की बीजक की पहाड़ी से अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप, मठ के साक्ष्य मिले। बौद्ध मंदिर है, बौद्ध स्तूप है, बौद्ध मठ है, इनके साक्ष्य है जो बीजक की पहाड़ी से मिले। और यहां से क्वेश्चन बनेगा तो पहाड़ी पूछी जाएगी आपको, किस पहाड़ी से मिले। बैराट राजस्थान में बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन स्थल है। 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ड ने बैराट से बाबरू शिलालेख की क्या की? खोज की दोस्तों 1837 में। अब चलिए बाबरू शिलालेख के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं। कहां पर है, कैसा है? बाबरू शिलालेख वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय के अंदर रखा गया है। कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी यानी बाएं से दाएं लिखी जाने वाली भाषा, प्राकृत भाषा में। शिलालेख में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का त्रिरत्न सिद्धांत दिया गया मिलता है। अब त्रिरत्न सिद्धांत में देखिए बुद्ध, धम्म और संघ यह मिलता है दोस्तों। इस शिलालेख से अशोक की बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठा का ज्ञान होता है। अशोक है, उसकी बौद्ध धर्म के प्रति जो निष्ठा है उसका ज्ञान होता है। और शिलालेख में अशोक ने स्वयं को क्या कहा है? मगध का राजा कहा है दोस्तों। यह है बाबरू शिलालेख। आगे चलिए, आगे और भी जानकारी अभी हमें लेनी है, तो देखते हैं और क्या क्या जानकारी बैराट से मिलती है। जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में बैराट से एक स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई जिसमें महात्मा बुद्ध की अस्थि अवशेष थे दोस्तों। एक स्वर्ण मंजूषा है, वो महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में मिली थी वहां से, बैराट से, जिसमें अस्थियां थी, जो अनुमान लगाया गया कि यह महात्मा बुद्ध की अस्थियां है दोस्तों। पांडवों ने बैराट में अपना अज्ञातवास बिताया था। किन्होंने? पांडवों ने दोस्तों अज्ञातवास बैराट के अंदर। अकबर ने बैराट में एक टकसाल स्थापित किया जहां तांबे के सिक्के डाले जाते थे। यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
624 ईस्वी की मैं बात करूं तो चीनी यात्री ह्वेनसांग विराटनगर आया था, जिसने यहां आठ बौद्ध मठों का क्या किया, उल्लेख किया। यहां पर 8 बौद्ध मठों का उल्लेख ह्वेनसांग ने किया दोस्तों। ह्वेनसांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहते हैं और ह्वेनसांग ने सीयूकी नामक ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों। तीर्थयात्रियों का राजकुमार, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। आगे देखिए मित्रों, हुण आक्रमणकारिता मिहिरकुल ने बेराट पर आक्रमण किया और इसे क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। बेराट में भीमसेन की एक पहाड़ी में एक गड्ढा स्थित है जिसमें सदैव पानी भरा रहता है और इसे भीमतला कहते हैं दोस्तों। मान्यता क्या है, ऐसी मान्यता है कि भीम ने द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए चट्टान में लात मारकर पानी निकाला था, जिसी को हम कहते हैं भीमतला दोस्तों। बेराट सभ्यता से संकलिपि के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। बेराट सभ्यता से अशोककालीन आहत यानी पंचमार्ग मुद्राएं मिली है और ये राजस्थान भारत के सबसे प्राचीन सिक्के हैं दोस्तों। यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं सूती कपड़े में लिपटी हुई यहां से मिली और यह क्वेश्चन आया हुआ है। यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं सूती कपड़े में लिपटी हुई कहां से मिली है, बेराट से मिली है दोस्तों। यह हो गई बेराट सभ्यता। अब जो एक सभ्यता हमारी बची है वो है बालातल सभ्यता। कहां पर है, वल्लभनगर उदयपुर में, वल्लभनगर उदयपुर में। और मित्रों यहां पर हैंडपंपों के आकार मिले, यानी कि ये लोग धरती के गर्भ से पानी निकालते थे। कहां, बालातल में। तो देखिए बालातल है वल्लभनगर उदयपुर के अंदर। उत्खनन 1993 के अंदर वीएन मिश्र के नेतृत्व में यहां पर किया गया दोस्तों। अब देखिए यहां के मकानों पर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव दिखाई देता है, जिससे इनका सिंधु वासियों से संपर्क का अनुमान लगाया जाता है। जैसे सिंधु घाटी के मकान थे वैसे ही यहां पर मकान मिलते हैं, मतलब ये और सिंधु घाटी वाले आपस में मिले जुले थे। अपरिष्कृत मृद भांड मिले जो पूरी तरह से पके हुए नहीं है। दूसरी बात, इन पर जो ऊपर डिजाइन बनाई गई है वो भी साफ नहीं है दोस्तों। मिट्टी से बने सांड की आकृतियां मिली है जिनका प्रयोग संभवतः पूजा के लिए किया जाता है। बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी से बने सांड की आकृतियां यहां से मिली और उनका प्रयोग पूजा के लिए किया जाता था। वल्लभनगर उदयपुर में बालातल सभ्यता, उत्खनन 1993 वीएन मिश्र के नेतृत्व में। अपरिष्कृत मृद भांड यहां से मिले जो पूरी तरह से पके हुए नहीं थे दोस्तों। मिट्टी से बनी सांड की आकृतियां यहां से मिली, जो यानी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पूजा में काम में ली जाती थी। आगे देखिए मित्रों, आगे हैं पत्थर के मन के, पक्की मिट्टी की मूर्तियां, पशु आकृतियां, तांबे के औजार भी यहां से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। अब देखिए तांबे के औजारों में गंडा से चाकू, उस्तरे, छूलदार बाणों के अग्रभाग तथा तांबे के सिक्के यहां से मिले हैं। सिक्कों पर हाथी व चंद्रमा की आकृतियां उत्कीर्ण है। हाथी व चंद्रमा की, मतलब हाथी और चंद्रमा को ये जानते थे। हाथ से बुने हुए कपड़े का टुकड़ा मिला है, जिसकी अगर बात करें तो 5वीं सदी ईसा पूर्व का वो लग रहा है दोस्तों, हाथ से बुना हुआ है। यहां से 1800 ईसा पूर्व के लगभग ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता और 600 ईसा पूर्व के लोह युगीन सभ्यता आबाद होने के पुरातत्व शास्त्रियों ने अनुमान लगाया। कारण अब देखिए हमें यह तो पता है ताम्रकालीन तो यहां से मिले, पाषाण कालीन यहां से मिले, लेकिन 600 ईसा पूर्व में लोह युगीन, तो लोह युग में यहां नलकूप होने के साक्ष्य मिले, यानी नलकूप मिले लोहे के यहां पे। और अंतिम देखिए लोहा गलाने की 5 भट्टियों के अवशेष भी यहां से प्राप्त हुए हैं। मतलब यह ताम्रकालीन भी है, ताम्रपाषाण कालीन है और लोह युगीन भी है दोस्तों। तो यह थी आपकी बालातल, कुछ 5 सभ्यताएं जो आपके मैंने सामने रख दी, कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर, बेरहाट और बालातल। कमेंट मित्रों का चाहता हूं मैं, पहली क्लास है हमारी और मैं ये चाहता हूं कि आप कमेंट करके मेरे को बता दें क्लास आपको कैसी लगी। इसी प्रकार आगे की क्लासें हम लेकर आएंगे दोस्तों। और मित्रों पहली क्लास कम से कम 10-10 मित्रों तक शेयर जरूर कर देना। संपूर्ण तैयारी राजस्थान जी के जो मुख्य पार्ट रहेगा हमारे मेन एग्जाम में, इसी प्रकार यहां पर करवाई जाएगी आपको, क्वेश्चन आंसर भी साथ में रहेंगे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए आप इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।